नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, यूटी जम्मू कश्मीर की सत्ता या यूं कहिए राजनीति का केंद्र इन दिनों जम्मू बना हुआ है। इत्तेफाक की बात है, 20 को परिसीमन आयोग की मीटिंग थी, 21 को गुपकार अलायंस की और 22 को महबूबा मुफ्ती ने इजलास रखा था और काफी ज्यादा तादाद में वहां पे लोग मौजूद थे और ऐसा लग रहा था बहुत ज्यादा लोग वहां पे मौजूदगी के चलते वहां पे एक उत्साह कार्यकर्ताओं में भी था और महबूबा मुफ्ती में भी उत्साह देखा गया। उत्साह के कारण ही महबूबा मुफ्ती ने जम्मू के लोगों को खास तौर पर एड्रेस किया। अपने भाषण में, अपने एड्रेस पर उन्होंने ये कहा कि मैं जम्मू के लोगों को संबोधित करना चाहती हूँ कि जम्मू के लोगों ने भी 5 अगस्त 2019 के बाद जो खता खाई है, आज उनको इस चीज का एहसास हो रहा है। इस पर चर्चा करेंगे। भूषणलाल भट्ट जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से आपका स्वागत है। इंद्रजीत सम्याल, भारतीय जनता पार्टी से आपका भी स्वागत है। और फिर दो स्टाक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से सहाफी भी है, वकील भी है और नेता भी है, मौजूद है। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे महबूबा मुफ्ती ने जो बीजेपी पर तंज कसा है वो ये कसा है कि जब 2014 में प्रचार किया जा रहा था तो ये कहा जा रहा था कि सबका साथ सबका विकास, और इसके चलते पब्लिक ने उनको वोट भी दिया, खुलकर जम्मू के लोगों ने वोट दिया। लेकिन जब सत्ता पर आसीन हुए तो इन्होंने संविधान को साइड पर रख करके अपनी आइडियोलॉजी के आधार पर जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश को चलाने का प्रयास किया। पहले हम दर्शकों को यह सुनाते हैं। रोज मैं कश्मीर में तो रोज बात करती हूँ, आज मैं जम्मू के लोगों से बात करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ 2014 में पूरे मुल्क ने तब्दीली के लिए बीजेपी को वोट डाला। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी, खासकर जम्मू के लोगों ने भी बीजेपी को तब्दीली के लिए वोट डाला, क्योंकि उस वक्त बीजेपी कहती थी सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। इसलिए सबने सोचा कि हम एक तब्दीली लाएंगे, वोट डालेंगे बीजेपी को। मगर हमारी बदकिस्मती ये हुई कि जब बीजेपी की सरकार बनी, जैसा महबूब बेग साहब ने कहा, इन्होंने जो हमारा संविधान है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको सामने से हटा के जो बीजेपी का एजेंडा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना, मंदिर और मस्जिद को लड़ाना, सिख और क्रिश्चियन को लड़ाना, इन्होंने वो एजेंडा सामने रखा, उस पर काम किया। एक और जो इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवादी होने का बड़ा ढोंग रचते हैं, उनका ये तंज देते हुए उन्होंने कहा, नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा कि ये संघर्ष जो आज़ादी का संघर्ष था, जिन्ना ने किया, नेहरू ने किया, स्वर्गीय गांधी ने किया, सरदार पटेल ने किया, इनका कोई रोल नहीं था, नाम नहीं लिया उन्होंने। आज बताते हैं क्या कहा उन्होंने। क्या हुआ, हम तो इल्जाम देते हैं अली मोहम्मद जिन्ना को, जिन्होंने आजादी की लड़ाई जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सर सैयद अहमद खान, अंबेडकर जी, सबके साथ लड़ी हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए। मगर हमें उनसे एक गिला है, एक शिकायत है कि उन्होंने हमारे मुल्क का बंटवारा किया, जमीन का बंटवारा किया, और आज हम उनका नाम लेने से गुरेज करते हैं। क्यों? कहते हैं जिन्होंने, उन्होंने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया। मगर अगर आज आप देखेंगे, आज हजारों जिन्ना है जो न सिर्फ जमीन का तो हो गया, यहाँ के इंसानों का बंटवारा करते हैं, यहाँ के हिंदू मुसलमान का बंटवारा करते हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने आजादी में अपना कोई योगदान नहीं डाला। ये उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, आज हमें देशभक्ति सिखाते हैं। ये इंद्रजीत जी, सवाल आप ही से बनता ही है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती जो पीडीपी अध्यक्षा है, मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, आपकी सहयोगी भी रह चुकी है, उन्होंने कहा कि जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था तो ये तलवे चाटते थे, इनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से संघ और भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बगैर कहा है। देखिए विरोध जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा, वो कहते हैं कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आज महबूबा मुफ्ती की नजरों में देशभक्त कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। आप जानते हैं मोहम्मद अली जिन्ना का कैरेक्टर क्या था? महात्मा गांधी जी के नाम के आगे महात्मा लगता था, उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें महात्मा के नाम से बुलाते थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना
say all these things on the record. He never says Mahatma Gandhi. He says, आप वो पुरानी मूवीज देखिए, मिस्टर गांधी, उन्होंने कभी महात्मा नहीं कहा, क्योंकि महात्मा शब्द कोट करता था हिंदू आइडियोलॉजी को। और आज एग्जांपल्स दे रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वतंत्रता सेनानी थे। विनोद जी, इतिहास खंगालिए। देश के उस जमाने में जब पूरा देश आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था, देश के दो नामी वकील हुआ करते थे, एक मोतीलाल नेहरू, दूसरा मोहम्मद अली जिन्ना। और उन दिनों इनका जो पर केस जो उनकी हियरिंग्स होती थी, 4000 रुपया पर हियरिंग का लेते थे। और याद कर लीजिए, इसी देश में एक ककोरी कांड हुआ था जिसमें चंद्रशेखर रामप्रसाद बिस्मिल, उन्होंने एक ट्रेन को लूटा था, खजाना लूटा था, और उस केस को लड़ने के लिए, उन्हें फांसी के फंदे पे चढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये वकील कोर्ट में खड़े हुए थे। और कांग्रेस के एक नेता थे जीएन मुल्ला, उन्हीं के नेतृत्व में ये लोग खड़े हुए थे। और हमें भाषण देते हैं देशभक्ति का, हमें कहते हैं देशभक्ति क्या है? अरे देशभक्ति ये कहते हैं संविधान को कौन रोकता है? कश्मीर की गलियों में देखिए वो चीज होती है, जब कश्मीर में गए राह कुछ होता है, जम्मू की धरती में आए राह कुछ होता है। ये कहते हैं मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विश्वास, बिल्कुल सबका साथ सबका विश्वास के साथ ही ये सरकार चल रही है। हमने कौन से संविधान का उल्लंघन किया बताए ना? कोट कीजिए, एग्जांपल्स के साथ कोट कीजिए, ऐसे कह देना कि उल्लंघन हुआ। क्योंकि बात ये है कि जब धारा 370 यहां से टूटी गई, 35 से यहां से रिमूव हुआ, जो हमारे दूसरे लोग थे, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी थे, चाहे वाल्मीकि समाज था, उनके लिए इनके मुंह से दो शब्द नहीं निकलेंगे। शब्द निकलेंगे कि जम्मू कश्मीर जम्मू में कौन परेशान है? बताइए मुझे, कौन परेशान है? किस प्रकार की बातें हो रही हैं? पूरा जम्मू अपनी जगह ठीक है, खुश है, कश्मीर में हम। और दूसरी बात ये चीज है, हम जम्मू कश्मीर को इंटेंटिटी के लिए देखते हैं, एक कोहेसिव यूनिट के लिए देखते हैं। हम जम्मू वर्सेस कश्मीर मैच नहीं बनाना चाहते कि कश्मीर में कुछ, जम्मू में कुछ। और वस्तुतः मैं ये कहता हूं, इंद्रजीत जी, आपने मुझे लगता है कि रेत बजरी नहीं खरीदी है। मैं टाक साहब से जानना चाहूँ कि वाकई टाक साहब आपको लगता है कि 2014 के बाद से संविधान का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को चला रही है? देखिए विनोद जी, ये शायद मैं नहीं या पूरा देश नहीं, लेकिन पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो कोई माने नहीं रखता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर आइडियोलॉजिकल जो बैकग्राउंड है वो आरएसएस से आता है। और आरएसएस ने कभी संविधान को माना ही नहीं, इस देश के तिरंगे को माना नहीं। 52 साल लगे इनको अपने मुख्यालय पे देश का तिरंगा चढ़ाने के लिए। और इन्होंने कभी जो इस मुल्क का जो कोर, जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकुलर कंट्री, वो कभी इन लोगों से हजम हुआ नहीं। खैर, मैं इस बात पे नहीं जाऊंगा कि ये इस वक्त ये जिन्ना के बारे में क्या मानते हैं या अब्दुल कलाम आजाद के बारे में क्या। असंवैधानिक क्या किया इन्होंने? ये आप बताइए, संवैधानिक किया क्या? आज देश में आप देख लीजिए, अभी 2 दिन पहले जया बच्चन जी पार्लियामेंट में बीजेपी के जो नेता हैं उनसे उलझते हैं, तो 2 दिन के बाद उनके घर पे जो है वो ईडी का समन आता है। आज देख लीजिए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, आज ये डिलिमिटेशन कमीशन के डोल नगारे बजा रहे हैं। आप इनको कसम दे के पूछ लीजिए, ये डिलिमिटेशन कमीशन तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। कमेटी की रिपोर्ट इन्होंने तैयार की, आईटी सेल की इनके बॉडी लोग आए, यहाँ पे सर्वे किया, इन्होंने देखा इनके जो टॉम, डिक एंड हैरी है, जयराम और जयचंद, किसको कहां पे इलेक्शन लड़वाना है, किसको जिताना है, वो कॉन्स्टिट्यूशन की रिपोर्ट कमीशन के हवाले कर दी। और कमीशन जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, उन्होंने ठप्पा लगा दिया। कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी धारा को इन्होंने लगने दिया? आज यहां पे हिंदुस्तान में बात करने की आजादी नहीं, सांस लेने की आजादी नहीं, और इवन देन सोच रखने की आजादी नहीं। यही तो फंडामेंटल राइट्स हैं, यही तो जीने की आजादी कहता है। मैं अपने मर्जी से, चाहे मैं जय श्री राम बोलूं या नारे तकबीर बोलूं, यही हक तो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और यही तकलीफ तो इनको है, क्योंकि ये जिस पाठशालाओं में ये पढ़ते हैं, उन पाठशालाओं में एक नारा दिया जाता है कि पहले कसाई फिर ईसाई। इनको माइनॉरिटीज से, पहले इन्होंने हिंदूज को आपस में लड़ाया, पहले इन्होंने जातिवाद के नाम पर हिंदुस्तान में फसाद करवाया, फिर हिंदू और मुसलमान में फसाद करवाया, फिर डोगरा और कश्मीर में फसाद करवाया, अब इन्होंने मुसलमानों के अंदर भी पहाड़ी और गुजरू में फसाद, गुजर और बकरवाल में फसाद, बकरवाल और कश्मीर में फसाद। तो फसाद के अलावा इन लोगों का न कोई सियासत आती है, न कोई और ये सियासत कर सकता है। मैं इस पर व्यक्त देना चाहूंगा। देखिए, टाक साहब ने ये चीज कही, मुझे लगता है टाक साहब, पहले तो आप उस जो डिलिमिटेशन अथॉरिटी आप उसे नकार रहे हैं।
आप एक लॉयर है, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता हूँ, एज पर मुझे आपके बारे में जितनी नॉलेज है, आप एमएलसी भी रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर आप एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है उसी के ऊपर आप फिंगर पॉइंट करें, जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी यहाँ पे थी, एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं रंजना देसाई, वो जब गवर्न कर रही थी, आपने इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, तो डिलिमिटेशन कमीशन को ऐसी बात है। आपने इस मुल्क ने तो खुदा याद आया जब आपको सामने जमीन है जिसको आप और जनता पार्टी के खिलाफ किस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आपने करने दिया? आज मैं इंद्रजीत के पास शब्द ही नहीं थे, उन्होंने क्या बोला? सुनिए नहीं विनोद जी, मैं एक शब्द सुनिए, महबूबा जी ने क्या कहा, ये सरदारों को क्रिश्चियन से निकालते हैं। अरे भाई एक इंसिडेंट बता दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे बेस आप देखिए, आपको लगता है अभी कर्नाटका में जिन चर्चों पे अटैक हुआ है, जिन क्रिश्चियनों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है, भूषण जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्या असंवैधानिक 5 अगस्त 2019 को असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था? 5 अगस्त 2019 को देखिए, सही है जी, कॉन्स्टिट्यूशनल हुआ था। ये जो 370 धारा और 35A, इसका अधिकार स्टेट लेजिस्लेचर को है जी। मैं फिर दोहराऊंगा, जब वक्तन फवक्तन या प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनाया गया या सदर रियासत को गवर्नर बनाया गया, इट वाज बाय द असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये हक हमारा था स्टेट का। उसके बाद वो रेटिफाई से इनको कंफर्म करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और से सेंटर में, लेकिन उन्होंने यहाँ के लोगों से पूछने के बगैर ऐसा किया जी। गवर्नर की सिफारिश पर ऐसा नहीं होता है, गवर्नर ने सिफारिश भी नहीं की थी, आप बिल लेके आए उसका हटा दिया। यहाँ पहले कांग्रेस ने भी ऐसा किया था, 370 को नस्ब खत्म किया उन लोगों ने, जब उन्होंने वजीर आजम को प्राइम मिनिस्टर बनाया, जब उन्होंने काफ़ी धाराएं यहाँ पर हटाई। 370 खोखला हुआ था, आप इसको हम बचा रहे थे। अब आपने क्या किया, एकदम एक दिन को आप इस पार्लियामेंट में बिल लाते हो और एक दिन में ही खत्म करते हो मामला जी। जो अधिकार था रियली जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मुफ्ती के स्टेटमेंट को इंडोर्स करते हैं कि संविधान को हटा करके बीजेपी ने अपने एजेंडे के मुताबिक सरकार चलाया। तो वो तो है, जो भी पार्टी यहाँ, इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो डेमोक्रेसी में है कि आपको अधिकार है कि आपने एक एजेंडा रखा होता है। जैसे हमने ऑटोनॉमी का एजेंडा दिया था, जैसे महबूबा जी ने सेल्फ रूल दिया है, इस तरह बीजेपी ने कोई एजेंडा दिया होगा, उसमें चलते होंगे जी। तो पावर सत्ता में आए, पावर में आए, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक ये स्टेट का ताल्लुक है, इस स्टेट के साथ ज्यादती हुई है। और बाकी ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, या हर लीडर बोल सकता है, ये मैदान में जाएंगे, सारे लोग जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द इलेक्शन करे, यहाँ पर कोई भी आए, चाहे पीडीपी आए, बीजेपी आए, हमारी पार्टी आए, लोगों को इक़्तिदार दे दो, क्योंकि ये जो, लेकिन अभी आपके पास एक और सरदारी जो है आवाम का हक है। कमीशन का ड्राफ्ट आ गया है, पहले 370-35 को लेकर के आप मिसलीड कर रहे थे, अब ड्राफ्ट भी आ गया आपके पास, उसको कैसे छोड़ेंगे? 1 जनवरी से तो उस पर शुरू कर रहे हैं आप। 31 तक टाइम दिया गया है, लेकिन 31 के बाद अब 1 जनवरी को वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे श्रीनगर में। जरूर करेंगे, क्योंकि ये इसमें ये देखना होता है, पॉपुलेशन देखनी होती है। इसमें इन्होंने वो नॉर्म्स नहीं इख्तियार किए, एरियाज देखने पड़ते हैं, यहाँ दूर दराज इलाके हैं, और पॉपुलेशन देखनी है। ये दोनों चीजें देखकर आपने इसको बनाया। और हम चाहते हैं, और हमारे लिए, और कश्मीरी पंडितों के लिए बड़ा, और हमारे लिए भी से एजेंसीज का आप आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। जय बहादुर का आपने, जय बच्चन का आपने एग्जाम्पल दिया, वाकई में स्वतंत्रता नहीं है जो एक संविधान हमें प्रोवाइड करता है। आप अपने साथियों से पूछ लीजिए विनोद जी, जर्नलिस्ट कितने जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट की छोड़िए, कितने कॉमेडियंस अंदर है। और इस मुल्क में तो अब जोक कहना जो है वो किसी अपराध से कम नहीं। और अपराध भी कौन सा? देशद्रोह का अपराध। आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं तो आज देशद्रोही हैं, आप कांग्रेस के साथ हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप पीडीपी के साथ हैं तो आप देशद्रोही हैं, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को मानते हैं तो आप देश प्रेमी हैं, आप आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं मानते तो आप देशद्रोही हैं, आप जय श्री राम कहते हैं तो आप देश प्रेमी हैं, आप नारे तकबीर कहते हैं तो आप देशद्रोही हैं। ये मुल्क कौन सा मुल्क है
गोडसे का मुल्क तो बना चुके हैं ये जो जिस रामराज की बात कर रहे हैं, कौन सा रामराज कहते हैं मुझे बताइए। रामचंद्र जी ने अपना वनवास हुकूमत अपनी तख्ता छोड़ के वनवास चुना, ये उसी रामचंद्र जी का नाम लेकर लोगों को डराते हैं। जय श्री राम का नारा हनुमान ने दिया था, मेरी बात सुनिए, हनुमान जी ने जय श्री राम, जय श्री राम का नारा, जय श्री राम का नारा ये क्या कहते हैं हनुमान जी ने दिया था। वो एक साइन था इविल के अगेंस्ट राइचसनेस का, और ये उसी जय श्री राम का नारा देकर माइनॉरिटीज को डराते हैं। ये उसी राम का इस्तेमाल करके माइनॉरिटीज को डराते हैं। हमारे हिंदुस्तान के हर घर में, हमारे हिंदुस्तान के हर घर में सुबह जो है गायत्री मंत्र से शुरुआत होती है। जब ओम भूर्भुवः स्वः कहा जाता है, किस तारीखी से, किस अंधेरे से जो है वो इस अपने आप को दूर रखने के लिए और प्रभु से मांगा जाता है कि मुझे उस अंधेरे से दूर रखा। वही अंधेरा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस इस मुल्क में फैला रही है। तो आज भी जब गायत्री मंत्र पढ़ा जाता है तो आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी की उस अंधेरे से निजात मांगी जाती है। जी, अंधेरा फैलाया जा रहा है, निजात मांगी जा रही है। देखिए, मैं जो बात मैंने शुरू से कही वही मैं अब कह रहा हूं। तथ्यों पे ये बात नहीं करेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर पे। मैं पहले टाक साहब से ये पूछता हूं, टाक साहब ने अभी यहां कहा यहां बोलने की आजादी नहीं है। अरे आप डिबेट कर रहे हैं, डिबेट करके आप बिल्कुल ये डिबेट आ रही है जाएगी, आप शरेआम बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं। ये आपका हक है, लोकतंत्र आपको हक में कौन सी आपको फांसी हो जाएगी, कौन से आप बुक किए जाएंगे। मैं अपना व्यू पॉइंट रख रहा हूं, इसलिए गुमराह मत कीजिए। फैक्ट्स एंड फिगर पे आप बोल रहे हैं ना, आजादी है, और मुझे कोई वही नहीं है, आप अपनी पार्टी का व्यू पॉइंट रख रहे हैं, दिस इज योर फंडामेंटल राइट। मैं इसे डिनाई नहीं कर सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहा हूं। लेकिन ये कहना हिंदुस्तान में बोलने की आजादी नहीं है, आप बोलेंगे वो हो जाएगा। कहां की बात करते हैं आप, जय श्री राम की बात करते हैं। देखिए, हमारी पार्टी ने कभी इस चीज को इंडोर्स नहीं किया। अगर मैं वैसे बात कहूं तो कितने कदम कश्मीर में हुए, अल्लाहू अकबर, नारे तकदीर, लश्कर आई तेरी मौत आई, कितने कितने लोग आए, कितने हिंदुस्तानियों को वहां मारा गया। आप उसकी बात नहीं करेंगे, आप कहेंगे यहां मारे जा रहे हैं। केरला में अभी कल हमारे 4 भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मारा गया, कत्ल किया गया, आप उसकी बात नहीं करेंगे। फिर कैसे बात करेंगे, कौन सा हमें, मैं जैसा विनोद जी ने कहा, बताइए संविधान का उल्लंघन कहां पे किया, किस पैरामीटर का उल्लंघन किया। भूषण जी ने यह कहा कि इन्होंने जो 37 ने 35 से रिमूव किया है वो गलत तरीके से किया। साहब, वो ऑन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, अब आप कहेंगे कि रोल क्या हुआ, उस पर डिबेट करूंगा तो डिबेट डीरेल हो जाएगी कि राज्यसभा का क्या रोल था, उसमें क्या पूरे फैक्ट्स एंड फिगर नॉर्म्स फॉलो किए गए। ठीक है, आपका अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है, पूरे देश ने उसे लाइव देखा है। ऐसा नहीं, अगर उस पर डिबेट करेंगे मैं उस पर भी तैयार हूं, लेकिन वो डीरेल हो जाएगी। लेकिन इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, टाक साहब, राजनीति अपनी जगह है, ठीक है, हमारी भी आपके साथ सरकार रही है, जब इश्यूज में बात हुई, लेकिन इस तरह से मैं कहता हूं फैक्ट्स पर यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए आप गलत। आप देखिए जी, अब जया बच्चन ने क्या किया, देखिए पनामा केस में उनकी बहू अमिताभ बच्चन वो सारे इन्वॉल्व है। अपना केस चल रहा है आज क्या, जब जब कोई पार्टी काम करेगी, क्यों डिफेंड करे, बात की तो आपको याद आया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब महबूबा जी बात करें तो अपने हिसाब देखिए, आप उस तरीके से लेंगे ना। मैंने वही चीज की कि आप उसी तरीके से लेंगे, आप उसी से बताया ना। जया बच्चन उस पर नहीं बोली, उस किसी अमिताभ बच्चन डिनाई करे उस चीज को, वो चीज डिनाई करेगी हमें ये किया, उनका निकले है तो काम चल रहा है, वो कब से चल रहा है, कई सालों से चल रहा है। तो जब जिस प्रकार से काम होता है, लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर है तो फैक्ट्स। आप आज महबूबा मुफ्ती यहां पे आके कितना कुछ बोल गई हैं जी, ये हो गया वो हो गया, विदाउट एनी फैक्ट्स एंड फिगर। कहां पे मैं ये कह रहा हूं, संविधान की उल्लंघन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पे उल्लंघन किया, बताना तो चाहिए। आप तो एक लायर है, बैठो जानते हैं, कोई एक तो इंसिडेंट बताइए, हम गहराई से अध्ययन करेंगे। कब तक आप कश्मीरी आवाम को मिसलीड करते रहेंगे, कब तक ऐसा चलता रहेगा? आप कहते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत कीजिए, कभी छाती ठोक के ये कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, कभी ऐसी स्टेटमेंट आपकी तरफ से आई? हमेशा आती है, ये वही मैं बुलाऊंगा। फारूक साहब ने कहा पाकिस्तान 1 इंच जमीन नहीं ले सकता है। वही फारूक साहब एक जर्नलिस्ट को कह देते हैं कि वो कम्युनिस्ट, अपना कम्युनल जर्नलिस्ट है, उसने यही चीज पूछी, फिर आप उस चीज को कैसे वो डिनाई करेंगे? उनका जाती मसला था, जाती मसला बताइए। जहां तक ये देखिए, कब तक आप ऑटोनॉमी बेचेंगे, कब तक सेल्फ रूल, कब तक ड्यूल करेंसी, और तो कब तक आप 370-35 से, और अब ये जो नया डॉक्यूमेंट आ गया आपके पास, इसका आवाम अब मैदान में जाएंगे, सारी पार्टी आवाम देगा वोट, किसको देंगे किसको नहीं देंगे, ये आवाम पे है ना, सरदारी आवाम का हक है जी। तो हम वही हक मांग रहे हैं जी। लेकिन कभी आपने छाती ठोक के कहा कि पाकिस्तान अब हमेशा हमने कितने लोगों को पाकिस्तान भेजा,
ये अपना शाहीन साहब जो एमपी था उसको कई बार वहां भेजा, वहां के लोगों से बातें करते थे। जो टूर आप बोलते हैं वो डिप्लोमेसी टूर क्या बोलते हैं उसको, ट्रैक टू में गए हमारे लोग जी। जेएंडके से काफी लोग भेजे गए थे दिल्ली से, पाकिस्तान गए, काफी लोगों से मिले, वो उनको कहते हैं हमें मेहरबानी करें हमें अपने हिसाब से बैठने दो जी, हम खुश है इस मुल्क में। ऐसा भी हुआ है जी। डॉक्टर साहब, वाकई में आपको लगता है कि जिस तरीके से अब बीजेपी ज्यादा अग्रेसिवली एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है और किसी न किसी तरीके से आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है, जब सप्रेस दबाया जाता है तो आवाजें और उठती हैं? देखिए विनोद जी, मैं जाती तौर पे ये मानता हूं जी कि जो पॉलिसी और जो प्रोग्राम इस वक्त नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट चला रही है हिंदुस्तान में, ये कोई पहली बार दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ है जी। आप जर्मनी की बात करें, आप इसकी अमेरिका की बात करें, आप इवन ग्रेट ब्रिटेन की बात करें, तो बहुत सारी जगहों पे दुनिया में ऐसा हुआ है, इवन इस्लामिक कंट्रीज में ऐसा हुआ है जहां रिलीजियस फैनेटिज्म को यूज किया गया पावर ग्रैब करने के लिए, और उस कम्युनिटी को, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी थी उस कंट्री की, उसको इतना ज्यादा भड़काया गया, उसको ऐसे सपने दिखाए गए कि रिलीजियस सुपरमेसी और रिलीजियस जो मेजॉरिटेरियन सुपरमेसी का जो एक अहभाव दिया गया, ये दुनिया के इतिहास में बहुत जगहों पे ऐसा हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जो है कोई भी एम्पायर, कोई भी सल्तनत जो एक मिनट के लिए रोकूंगा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि कोई भी एक पॉलिसी किसी विशेष धर्म के नाम पे बनी होगी? मैं वही कह रहा हूं, कोई एक पॉलिसी बता दीजिए। जितनी मैं आपको सारी पॉलिसियां बता सकता हूं, आप 500 पॉलिसीज बना लीजिए, आप उनको डेवलपमेंट के नाम पर, सोशलिज्म के नाम पर, सोशल प्रोग्रेस के नाम पर, पोवर्टी एलिवेशन के नाम पर, आप इस मुल्क के लिए 500 पॉलिसीज बना लीजिए, लेकिन फिर जाके जब आप किसी मंच पे खड़े होकर आप ये कहते हैं कि कपड़ों से इन लोगों की पहचान होती है, तो विनोद जी ये इस मुल्क की इतिहास में पहली बार हो रहा है जहां पे गवर्नमेंट अनऑफिशियली एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करती है, एक रिलीजियस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है। ये वो मुल्क नहीं है जिसे गांधी बनाना चाहते थे। और हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में वापस अपने टॉपिक पे आ रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली टाइम जरूर लगेगा। लेकिन इस आइडियोलॉजी के खिलाफ, इस जो ये मेजॉरिटेरियन ब्रूटनेस जो है इस भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस मुल्क पे थोपी जा रही है, इसके खिलाफ यहां का मुसलमान जो है लड़ नहीं सकता, यहां का क्रिश्चियन और यहां का सिख नहीं लड़ेगा, इस मुल्क का सेकुलर वाइस और सेकुलर हिंदू लड़ेगा। वो आज भी जिंदा है, वो आज भी इस मुल्क का जो कोर है इस मुल्क की, वो सेकुलर है। उसको आप, ये ऋषि मुनियों का मुल्क है, ये भगवान रामचंद्र का और यहाँ के सूफी संतों का मुल्क है, इसको ये ज्यादा देर गोडसे का मुल्क नहीं बना सकते। वापस आएगा, याद रखिएगा, ये मुल्क दोबारा ऋषि मुनियों का मुल्क बनेगा। भाजपा पर आरोप है, केंद्र सरकार पर आरोप है कि धर्म की राजनीति कर आप देश को विभाजित करना चाहते हैं सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए। ये नेक्स्ट शैल में डॉक्टर साहब ने आरोप लगाया। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि जब विरोधियों को कुछ कहने के पास होता नहीं है तो वो यही बात दोहराएंगे। अब डॉक्टर साहब ने बड़े तरीके से इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में लंबा चौड़ा एग्जांपल्स दी कि वहाँ पे भी इस तरह से होता है, जब ओरिजिनल फंडामेंटलिज्म होता है, कट्टरवाद होता है, वो इस तरह से। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब आपकी पार्टी है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसके जो फाउंडर मेंबर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो इससे पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में गृह मंत्री भी रहे, वो चुनाव जीत के बिहार से, मुजफ्फरपुर से भी आए, ठीक है उनका। उसके बाद ये पीडीपी बनी, ठीक है। एक समय उनका कैरेक्टर, मैं बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं करता हूं कि एक विजनरी आदमी थे, जब वो विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्हें अपना गृह मंत्री यहाँ पे बना के लाए। उसके बाद कश्मीर में जबकम हालात बदले, वो पीपल्स ने आपकी पार्टी की स्थापना हुई। आप ये बताइए कि आपकी नेता वहां पे श्रीनगर में जाके क्या भाषा बोलते हैं? आप बताइए, हम उग्र हैं कि वो उग्र हैं? वो लोगों को भड़काते हैं कि हम लोगों को भड़काते हैं? हमने कौन सी ये चीज? आज उन्होंने एक चीज बताई कि 1947 में जब नरसंहार हुआ तो वहां उस समय एक नारा लगा कि हमलावर होशियार, कश्मीरी है तैयार। और उन्होंने कहा कि अब कश्मीर का बच्चा इस देश के खिलाफ बोल रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उन्हें इस तरह से कर दिया। विनोद जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा
कि हमारी 70 साल तो यही लोग सत्ता में रहे, हमने 70 सालों में उन्हें ऐसा किया, 2.5 साल या 3 साल हमारी सरकार है और लोगों ने 2014 में मैंडेट दिया और उसके बाद 2019 में मैंडेट दिया, कौन सा हमने क्या वैसा कर दिया? और उल्टा हमारी सरकार में कश्मीर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स लेके गई, अगर वहां पे एम्स, यहां एम्स दिया, वहां एम्स दिया, हर चीज के द्वार वहां पे बच्चों के लिए खोले, हर चीज को नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने, यहाँ के हमारे मिनिस्टर्स ने वहां पे टूर किया ताकि जो डेवलपमेंट है ग्रास रूट लेवल पे। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जब कुछ कहने को नहीं है तो ये बातें बिना सिर पैर की बातें आती रहेंगी। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव में यकीन करती है, जो वास्तविक इस देश का सेकुलर क्रिएचर है, हम उस पर बिलीव करते हैं। कहीं किसी हर भूषण पादरी लाल जी, को आप आजादी ये है। बताइए कि अब ये तो ऑलमोस्ट ड्राफ्ट तो फाइनल हो चुका है, अगर इसमें कोई तरमीम नहीं होती, अमेंडमेंट नहीं होती, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रुख रहेगा? जो सीटें 6 जम्मू की बड़ी हैं और 1 कश्मीर की बड़ी है। अभी उन्होंने एतराजात बोले हैं 31 तक जी देंगे हमारे, और जो इनकेस नहीं मानते हैं तो फिर क्या आपका क्यों रुख नहीं रहेगा? मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? डेमोक्रेसी है। 370 पे motivate कर माना नहीं सकते उन्होंने, 35 पे माना नहीं, अब इस पे आपको पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा, मान जाएंगे, मान जाएंगे। और जो दूसरी बात मैं कहूँगा वही, हम चाहे मुस्लिम फिरका परस्ती हो या हिंदू फिरकस्ती हो, मेरी पार्टी दोनों के खिलाफ है। मुस्लिम कम्युनलिज्म और हिंदू कम्युनलिज्म, कम्युनल फोर्सेस। वी स्टैंड फॉर हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, फॉर JNK एंड फॉर होल इंडिया। जी डॉक्टर साहब, सियासत के लिए कहीं ना कहीं स्टेटमेंट अपनी बदलनी पड़ती है। अब ये कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती ने ये कहा कि कश्मीर में ये नारा लगा, लेकिन एक दिन वो भी था जब राजनाथ के साथ बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि बच्चे बंकर के पास टॉफी लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, ये भी तो सत्ता के लिए कहा। देखिए विनोद जी, वो अभी बहुत बार महबूबा जी ने इस बहुत बार आपको डिफेंड भी करना पड़ा। नहीं, मुझे डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। वो कश्मीर का नौजवान, कश्मीर की आवाम इस बात से वाकिफ है कि मैडम महबूबा मुफ्ती उन बच्चों के लिए माँ भी बनी है, उन बच्चों के लिए बहन भी बनी है, उन बच्चों के लिए भाई भी बनी है और बाप भी बनी है। वो SOG कैंप्स और आर्मी कैंप्स में जा जाके उन्हीं बच्चों को उन्होंने बचाया है, बेगार से बचाया है, और मार और डंडों से और GIC से उनको निकाल के उन बच्चों को बचाया है। और जब उन्होंने ये बयान दिया था, वो एक बड़ी बहन की तरह, एक माँ की तरह कह रही थी कि बच्चों का काम क्या है, वो आर्मी के कैंप्स की तरफ जाके आर्मी के कैंप के बाहर पथराव करते हैं, क्यों जा रहे थे बच्चे वहां पे? तो मुझे इसको बार बार डिफेंड करने की जरूरत नहीं है। जहां तक सवाल, देखिए ये अभी जो मेरे मित्र भारतीय जनता पार्टी के कह रहे थे कि ये लोग 1947 में ऐसा हुआ, ये तो बार बार कहते हैं, इनको तो बार बार याद आता है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ क्या किया। कि जम्मू की भी बात करें ना, यहाँ पे मुसलमान माइनॉरिटीज के साथ 1947 में क्या हुआ, उसकी बात तो ये नहीं करते, ये सबका विकास की बात करते हैं। उनको कभी कभी ये बात भी कहनी चाहिए कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उस वक्त गलत हुआ जम्मू में। 5 लाख से ज्यादा मुसलमान यहाँ पे कत्ल हुए, वो भी इनको पता है, उस पर भी इनको कभी कभी माफी मांगनी चाहिए। ये बार बार कश्मीर, जम्मू में रहकर कश्मीर की राजनीति करते हैं। मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, ये मेरे से बात करें, ये जम्मू की बात करते हैं, ये जम्मू में बैठ के गांधीनगर, त्रिकुटा नगर के विकास की बात करते हैं। कभी ये बनी बसोली और रामनगर और हमारे किश्तवाड़ के मड़वा वोडवा दक्षिण की भी बात करें, कभी पोगल परिस्तान की भी बात करें कि जम्मू वो भी है, कभी ये रजौरी पुंछ की भी बात करें, तो हम समझे कि ये जम्मू के विकास की बात कर रहे हैं। जम्मू के 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग रूल करते हैं। पूरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत रही, उनमें यही मेजॉरिटी में मिनिस्टर होते हैं। और फिर जम्मू का नारा, जम्मू के गांधीनगर को कंसीडर करके जम्मू का नारा देते हैं। मैं जम्मू सूबे की बात करता हूं, जम्मू सूबे के मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिलिमिटेशन को रद्द करती है, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को रद्द करती है, 370 के एब्रोगेशन को रद्द करती है। आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि जम्मू में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जम्मू के लोगों को दिक्कत है। उन्होंने साफ साबित कर दिया था जब आउटलेट्स की बात चली थी, यूनाइट हो गया था व्यापारी तबका, और आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बंद इतना सफल होगा। लोग भी नाराज हैं, लोगों को जो आपने वादे किए थे, दूध की नदियां, वो दिख नहीं रही है कहीं भी। देखिए विनोद जी, एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ये जिस चीज की आपने इशू की बात की कि वो रिलायंस के कुछ स्टोर खोलने लगे थे, तो जम्मू के जो हमारे व्यापारी थे उनका कुछ हित था, ठीक है, उन्होंने वो किया, वो उनका वो है। उसके बाद आपके स्पॉन्सर्स, मेरी पहले बात सुनिए, मैंने आपको बड़ी गंभीरता से सुना जब आप बोल रहे थे, आई नेवर इंटरप्ट यू, आप सुनिए बात, ठीक है? तो ठीक है, ये एक किसी भी एक शहरी को उसका अधिकार है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं व्यापारियों को सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ तक टाक साहब ने कहा कि ये 4, देखिए इनकी नेता भी यही कहती थी ना
ना कि ये 2.5 डिस्ट्रिक्ट है इनका, लेकिन ऐसा नहीं है ताज साहब। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, हम बनी की भी करते हैं, बसोली की भी करते हैं, आपके किश्तवाड़ की भी करते हैं, पाडर की भी करते हैं, दक्षिण की भी करते हैं, मड़वा की भी करते हैं, डोडा की भी करते हैं, और पूरी इंटेंटिटी के रूप में लेते हैं मुझे। ऐसा नहीं है कि यही से बात करते हैं। कंक्लूड करेंगे भूषण जी, आपको टाइम नहीं है। हमारी जमात एक खुली किताब है। हाँ, हमने करके दिखाया है, चाहे लद्दाख हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, पूंछ, राजौरी, तो डोडा। पता चल गया ना, 6 जम्मू को सीटें मिली तो आपको तकलीफ होने लगी। हमने यहाँ से 10 गुजरात जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में, इंद्रजीत जी आप आए, फिरोज ताक साहब आप हमारे कार्यक्रम में, आप बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।